रात के 11 बजते ही फिर से वो बर्फीला तूफान आना शुरू हो गया और इस तूफान को देखकर गांव वाले ये समझ चुके थे कि भ्रमरा कोच गांव के अंदर आने वाला है और इसलिए गांव वाले भागकर अलग अलग जगहों पर जाकर छिप गए और बब्बन तांत्रिक भी एक छोटी सी चट्टान के पीछे जाकर छिप गया, क्योंकि बब्बन ये नहीं चाहता था कि उसका सामना भ्रमरा कोच से हो, क्योंकि अब तक बब्बन की ये समझ में आ चुका था कि उसके किसी भी मंत्र का उस भ्रमरा कोच के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए बब्बन तांत्रिक भी उससे छुपकर रहना चाहता था। थोड़ी देर बाद ही वो तूफान बंद हुआ और इसके बाद गांव वालों को दूर से एक रोशनी आती हुई नजर आई। दरअसल वो भ्रमरा कोच उस गांव की तरफ काफी तेजी से चला आ रहा था और थोड़ी देर बाद ही वो भ्रमरा कोच गांव के अंदर आ पहुंचा और उसने इस बार आकर सीधा एक बच्चे को पकड़ लिया। दरअसल वो बच्चा एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। भ्रमरा कोच को जैसे उस बच्चे के बारे में पहले से ही पता था। भ्रमरा कोच ने उसे पकड़ा और उसे अपने साथ घसीट कर ले जाने लगा, लेकिन जब वो उस बच्चे को लेकर जा रहा था तो ये सब बब्बन तांत्रिक से देखा नहीं गया और बब्बन तांत्रिक उस भ्रमरा कोच के सीधे सामने आ गया। लेकिन जैसे ही बब्बन तांत्रिक उस ब्रह्म कोच के सामने आया तो ब्रह्म कोच ने बब्बन तांत्रिक को भी एक हाथ से पकड़ लिया और वो उस बच्चे के साथ साथ बब्बन को भी घसीट कर ले जाने लगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक बिल्कुल चुप, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि बब्बन तांत्रिक ने ये कभी सोचा नहीं था कि आखिर ये ब्रह्म कोच इतना खतरनाक हो सकता है। बब्बन के हाथ पैर फूल चुके थे और अब बब्बन तांत्रिक मन ही मन अपने मंत्रों को पढ़ रहा था, लेकिन इनका कोई भी असर उस ब्रह्म कोच के ऊपर नहीं हो रहा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने देखा कि जो बच्चा है जिसको वो ब्रह्म कोच उठाकर लाया था वो उससे बचने के लिए बार बार चीखे चिल्लाए जा रहा था। लेकिन जब बब्बन तांत्रिक ने भी चीखने की सोची, बब्बन ने सोचा कि थोड़ा मैं भी चीख लेता हूँ, मरने से पहले कम से कम एक कोशिश तो कर लूं बचने की। लेकिन जब बब्बन तांत्रिक ने देखा कि जो बच्चा चीख रहा था उसे उस ब्रह्म कोच ने पकड़ा और उसकी मुंडी को सीधा अपने मुंह के अंदर ले गया। उस ब्रह्म कोच ने एक ही बार में उस लड़के का सर धड़ से अलग कर दिया था और ये देखकर बब्बन तांत्रिक बिल्कुल सुन्न पड़ गया। बब्बन तांत्रिक ने सोचा, रहने दे बब्बन, अभी चीखना सही नहीं है, कहीं ये ब्रह्म कोच तेरे सारे एपिसोड यहीं खत्म ना कर दे। और बब्बन तांत्रिक ये सोचकर बिल्कुल चुप हो गया, ऐसे जैसे कि बब्बन तांत्रिक मर चुका हो। बब्बन ने अपनी सांसें भी बिल्कुल बंद कर लीं। बब्बन तांत्रिक एक तांत्रिक था और इसलिए उसे सांसें रोकने का थोड़ा सा अनुभव था। बब्बन तांत्रिक उस ब्रह्म कोच के हाथों में ऐसे लटक गया जैसे कि बब्बन बिल्कुल मर चुका हो और वो ब्रह्म कोच किसी मरे हुए आदमी को उठाकर अपने साथ ले जा रहा हो। इसके बाद वो ब्रह्म कोच रास्ते में उस बच्चे को खाता गया। वो बुरी तरह से उस बच्चे को चबा रहा था। ये सब देखकर और आवाजें सुनकर बब्बन का कलेजा कांप रहा था, लेकिन बब्बन तांत्रिक फिर भी बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहा, क्योंकि बब्बन अब बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके इस ब्रह्म कोच के चंगुल से छूटा जाए। और इसके बाद जैसा बब्बन सोच रहा था वह भी बिल्कुल वैसा ही। दरअसल उस ब्रह्म कोच ने सोचा कि शायद ये इंसान जो कि मेरे हाथों में है ये भी मर चुका है और मैं पहले इस छोटे बच्चे को खा लेता हूँ। और ब्रह्म कोच ने बब्बन तांत्रिक को अपने बिल्कुल सामने पटक लिया और खुद खड़ा होकर उस छोटे से बच्चे को खाने लगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने चुपचाप अपनी आंखें खोली और बब्बन तांत्रिक उस ब्रह्म कोच को देख रहा। ब्रह्म कोच उस बच्चे के मांस को खाने में मगन था और इतने समय में बब्बन तांत्रिक धीरे धीरे करके वहां से खिसक लिया। लेकिन जैसे ही उस ब्रह्म कोच ने उस बच्चे को खाया और जब वो अपने उस दूसरे शिकार को यानी बब्बन तांत्रिक को देखने लगा तो बब्बन तांत्रिक वहां था नहीं और ब्रह्म कोच के ये समझ में आ गया कि साला मुझे बेवकूफ बना रहा था। जो भी इंसान था बहुत शातिर था। फिर जैसे ही ब्रह्म कोच ने इधर उधर देखा तो उसे दिखाई दिया कि बब्बन तांत्रिक भागता हुआ उस गांव की तरफ जा रहा। उसने बब्बन तांत्रिक को जब भागते हुए देखा तो वो ब्रह्म कोच बब्बन तांत्रिक के पीछे हो लिया। अब ब्रह्म कोच बब्बन तांत्रिक के पीछे भाग रहा और बब्बन तांत्रिक उसके आगे आगे भाग रहा। बब्बन तांत्रिक भागते हुए उस ब्रह्म कोच को गालियां निकाल रहा। अबे साले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? अबे मैं निकल जाऊंगा यहाँ से यार, दिखाई भी नहीं दूंगा, बस मेरे पीछे मत आ भाई। और दौड़ा भी नहीं जा रहा, तांत्रिक हूँ, कोई ओलंपिक का रेसर थोड़ी हूँ जो इतनी तेज भाग लूंगा इस बर्फ में। बब्बन तांत्रिक भाग रहा गांव की ओर और थोड़ी देर में ही वो ब्रह्म कोच बब्बन के बिल्कुल पीछे। बब्बन तांत्रिक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा
तो बब्बन को दिखाई दिया कि उसके पीछे ब्रह्मकोच खड़ा हुआ है। अब ब्रह्मकोच भाग नहीं रहा था, बल्कि वो हवा में तैर रहा था और बब्बन तांत्रिक काफी तेजी से भागे जा रहा। बब्बन तांत्रिक उस ब्रह्मकोच को देखकर ये समझ चुका था कि आज ये ब्रह्मकोच उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जैसे ही बब्बन तांत्रिक थोड़ा सा और आगे गया तो उसे दिखाई दी दो चट्टानों के बीच में एक पतली सी दरार, और बब्बन तांत्रिक दौड़कर सीधा उस दरार के बीच में घुस गया। दरअसल वो दरार काफी छोटी थी और बब्बन तांत्रिक जैसे तैसे करके उस दरार के अंदर घुसता रहा। उसके अंदर घुसते हुए बब्बन तांत्रिक का पूरा शरीर भी छिल गया, लेकिन बब्बन को कुछ भी करके उस ब्रह्मकोच से बचना था। इसलिए बब्बन उस दरार के अंदर घुसा जा रहा और वो ब्रह्मकोच उस दरार के बाहर खड़ा होकर बब्बन तांत्रिक को आवाजें लगाए जा रहा। दरअसल वो दरार काफी छोटी थी और जो ब्रह्मकोच था उसके शरीर का आकार काफी बड़ा। वो ब्रह्मकोच बब्बन तांत्रिक से कह रहा, ओए टकले, बाहर आना। अब क्यों अंदर चला गया? डर गया मुझसे? वो ब्रह्मकोच बार बार अपने हाथों को उस दरार के अंदर घुसा रहा, लेकिन बब्बन तांत्रिक उसके जैसे हाथ नहीं आ रहा था। बब्बन तांत्रिक उस दरार के अंदर चुपचाप करके घुसा रहा। थोड़ी देर तक बब्बन उन दरारों के बीच बिल्कुल शांत पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही बब्बन को लगा कि ये ब्रह्मकोच इस दरार के अंदर से पकड़कर मुझे बाहर नहीं निकाल सकता, तो बब्बन ने उस ब्रह्मकोच को गालियां देना शुरू कर दिया। बब्बन तांत्रिक अब उस ब्रह्मकोच को गालियां निकाले जा रहा। साले, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो दिखा ना पकड़ के। क्यों बैठा है बाहर? आ, अंदर आ। बब्बन को पकड़ के दिखा। बब्बन को तू अभी जानता नहीं है। वो तो कुछ भी लगा ले कि तू भूत प्रेत नहीं है, राक्षस है, इसलिए तेरे ऊपर मंत्रों का प्रभाव नहीं होता। वरना बब्बन ऐसे ऐसे मंत्र जानता है कि बब्बन तुझे यहाँ से कैद करके अपनी झोली के अंदर रख कर ले जाता। बब्बन तांत्रिक गालियां देता रहा और थोड़ी देर बाद वो ब्रह्मकोच वहां से चला गया। लेकिन बब्बन तांत्रिक अभी मन ही मन यही सोच रहा था कि ये ब्रह्मकोच बहुत कपटी है, कहीं ऐसा ना हो कि साला बाहर ही बैठा हो और मैं जैसे ही बाहर निकलूं तो मेरी मुंडी पकड़ ले। मुझे दिन होने का इंतजार करना पड़ेगा। और फिर बब्बन तांत्रिक उन्हीं चट्टानों के बीच लेटा रहा। वे चट्टानें काफी ज्यादा ठंडी थीं, क्योंकि काफी जोर से बर्फ पड़ रही थी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को कुछ अजीबोगरीब महसूस होने लगा। दरअसल बब्बन को उसके पैर में ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसके पैर को काट रहा है। फिर बब्बन ने जैसे ही अपने पैर को हिलाया तो बब्बन ने देखा कि 2-4 चूहे हैं जो कि उसके पैर पर चढ़े हुए थे और वे लगातार बब्बन के पैर को काट रहे थे। पहले वे चूहे काफी आराम से काट रहे थे, लेकिन जैसे ही बब्बन तांत्रिक को उन चूहों के बारे में पता चला तो वे चूहे बब्बन तांत्रिक को और भी तेजी से काटने लगे। अब बब्बन तांत्रिक को एक तरफ से वे चूहे काटे जा रहे और दूसरी तरफ बब्बन को ये डर था कि कहीं बाहर जाते ही वो ब्रह्मकोच उसके ऊपर हमला ना कर दे। इसलिए बब्बन तांत्रिक ने रात भर उन चूहों से कटना ही सही समझा, क्योंकि अगर वो चूहों से नहीं कटता तो वो ब्रह्मकोच उसे हमेशा के लिए काट देता। बब्बन तांत्रिक ने चूहों को भी गालियां निकाली थी। जैसे तैसे करके बब्बन तांत्रिक ने वो रात गुजारी थी और सुबह होते ही बब्बन तांत्रिक उस संकरी गुफा से निकल गया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक पहुंचा उस गांव के अंदर जहां पर वे गांव वाले बैठे हुए थे। गांव वालों ने जैसे ही बब्बन तांत्रिक को देखा तो वे गांव वाले बब्बन तांत्रिक के ऊपर पहले से ही गुस्सा थे। दरअसल जो वे पुराने गांव वाले थे जो कि इस गांव में आकर बसे थे, जिसकी वजह से इस ब्रह्मकोच ने इन गांव वालों के ऊपर भी हमला कर दिया था। उन गांव वालों ने जब उन पुराने गांव वालों से पूछा कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, तब उन गांव वालों ने उन दूसरे गांव वालों को बताया था कि बब्बन तांत्रिक ने उनको कहा था कि तुम दूसरे गांव में चले जाओ, हो सकता है कि वहां पर ये ब्रह्मकोच तुम्हारा पीछा ना करे और तुम इसके प्रकोप से बच सको। और जब उन गांव वालों ने ये बातें सुनी तो वे गांव वाले बब्बन पर भड़क गए, क्योंकि उनको लगा कि उन्हें संकट में डालने वाला बब्बन तांत्रिक है। इसलिए वे लाठियां लेकर बब्बन के पीछे पीछे, और बब्बन तांत्रिक उन गांव वालों से बचते हुए वहां से भागे जा रहा। बब्बन तांत्रिक इधर उधर भाग रहा, लेकिन उन गांव वालों ने बब्बन तांत्रिक को घेर लिया और अब वे बब्बन तांत्रिक को लाठियों से पीटने लगे। उन्होंने बब्बन तांत्रिक की कुछ देर तक जमकर पिटाई की थी। बब्बन तांत्रिक चीखे चिल्लाए जा रहा। वे गांव वाले इतने गुस्से में थे कि बब्बन तांत्रिक को मार देना चाहते थे, लेकिन बब्बन तांत्रिक जैसे तैसे करके वहां से खड़ा हुआ और फिर वहां से भी भाग निकला।
बब्बन तांत्रिक जम्मू कश्मीर की उन बर्फीली वादियों में उन गांव वालों से बचता हुआ भाग रहा। बब्बन तांत्रिक उन गांव वालों को गालियां दे रहा। अबे सालो, तुम क्यों मार रहे हो? रात में उस ब्रह्म कोच ने बहुत मारा है। चूहों ने काट काट कर मेरा पिछवाड़ा सुझा दिया सालो। अबे तुम तो छोड़ दो। बब्बन तांत्रिक उन गांव वालों से बचकर रोता बिलखता हुआ वहां से भागा था। फिर बब्बन ने सोचा कि चलो छोड़ो यार, इन गांव वालों को इनके हाल पर छोड़ देता हूँ। साले मरेंगे तो खुद मरेंगे। और वो ब्रह्म कोच इन सभी को 2-3 दिन के अंदर मार डालेगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ये सब सोचता हुआ वहां से भागे जा रहा। और भागता भागता बब्बन तांत्रिक उस जगह से काफी दूर जा पहुंचा जहां पर इंसानी बस्ती का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन वहां पर भी बब्बन तांत्रिक को एक कुटिया दिखाई दी, एक छोटी सी कुटिया। और बब्बन जैसे ही उस कुटिया के पास पहुंचा तो बब्बन ने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई इंसान होगा। उस इंसान से मैं खाने पीने की कुछ चीजें मांग लूंगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस कुटिया के पास चला गया। और जब बब्बन ने उस कुटिया के पास आवाजें लगाईं तो एक लड़का उस कुटिया से बाहर निकल कर आया। और जब उस लड़के ने बब्बन तांत्रिक की ये हालत देखी तो बब्बन तांत्रिक को चोटिल देखकर वो बब्बन को सीधा अपनी कुटिया के अंदर ले गया। और फिर उस लड़के ने बब्बन को खाना खिलाया और बब्बन का उपचार किया। जब बब्बन की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो बब्बन तांत्रिक से उस लड़के ने पूछा कि आखिर आप कौन हो। तब बब्बन तांत्रिक ने उसे बताया कि मैं बब्बन तांत्रिक हूँ, एक महान तांत्रिक, ऐसा तांत्रिक जिसने न जाने कितने भूत प्रेतों का सामना किया है। मैंने अब तक छलावा, चुड़ैल, पिशाच, पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, यहाँ तक कि अब तक बेतालों को भी हराया है। और फिर बब्बन तांत्रिक अपने बारे में लंबी लंबी बातें फेंकने लगा। फिर उस लड़के ने बब्बन तांत्रिक की इन बातों को सुनकर बब्बन से पूछा कि आखिर अगर आप इतने महान तांत्रिक हो तो आपकी ऐसी हालत किसने की। तब बब्बन ने अपने साथ घटी हुई आप बीती के बारे में उस लड़के को बताया। जब उस लड़के ने ब्रह्मरा कोच के बारे में सुना तो उसने बब्बन तांत्रिक से कहा, ब्रह्मरा कोच, क्या तुमने ब्रह्मरा कोच का सामना किया है? तब बब्बन तांत्रिक ने उस लड़के को बताया कि कैसे कैसे वो उस ब्रह्म कोच से बचकर आया है। बब्बन की बातें सुनकर जब उस लड़के को लगा कि बब्बन तांत्रिक उस ब्रह्म कोच का सामना करना चाहता है, तब उस लड़के ने बब्बन तांत्रिक को उस ब्रह्म कोच से जुड़ी हुई कुछ जानकारी बताई थी। दरअसल उस लड़के ने बब्बन तांत्रिक को बताया कि उसने ब्रह्म कोच के बारे में अपने पिताजी से सुना था। उसके पिताजी अक्सर ब्रह्म कोच के बारे में उसे बताते रहते थे। दरअसल आज से 100 साल पहले की बात है। यहाँ आसपास के जंगलों में ब्रह्म कोच के होने की बातें कही जाती थीं और लोग ब्रह्म कोच के नाम से भी डरते थे। जब भी रात के समय में कोई इंसान उस जंगल के अंदर फंस जाता तो फिर उसका सामना सीधा ब्रह्म कोच से होता था। ब्रह्म कोच एक महान शक्ति है, एक ऐसा दैत्य है जिसे हराया नहीं जा सकता। उसके ऊपर किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही कोई उसे मार सकता है। वो हमेशा हमेशा के लिए अमर है। मैंने कभी अपनी आंखों से ब्रह्म कोच को देखा तो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी बताते थे कि जो ब्रह्म कोच होता है उसके शरीर पर एक आग का जलता हुआ घड़ा होता है और वो आग हमेशा जलती रहती है। ब्रह्म कोच रात के समय में शिकार करता है और उसकी पूरी शक्तियां उसके सर पर रखे हुए उस घड़े के अंदर होती हैं। और अगर कोई इंसान उसके सर पर रखा हुआ वो घड़ा उतार ले तो फिर वो ब्रह्म कोच एक साधारण इंसान बन जाता है और फिर वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसके बाद उस लड़के ने बब्बन तांत्रिक को ब्रह्म कोच से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाई। आज से लगभग 100-125 साल पहले की बात है। यहाँ कश्मीर में एक किसान रहा करता था और वो किसान काफी गरीब था। वो किसान दूसरों के खेतों में काम किया करता, उसके पास खुद के खेत भी नहीं थे। एक दिन की बात है, खेतों में काम करते करते उसे रात हो गई और अंधेरे में वो वापस अपने घर लौट रहा था। लेकिन वापस आते हुए उसने देखा कि जंगल में एक बड़ा सा राक्षस बैठा हुआ है। और जब वो आदमी उस राक्षस के पास गया तो उसने देखा कि उसके सर पर एक मटकी रखी हुई थी जिसमें आग जल रही थी और वो राक्षस किसी शिकार को नोच नोच कर खा रहा था। उसका पूरा ध्यान उस शिकार की तरफ था। वो किसान उस राक्षस को देखते ही समझ गया कि ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मरा कोच है। और इसके बाद उस किसान ने न जाने कैसे पर उसके सर पर रखे हुए उस आग के घड़े को नीचे उतार दिया। और जैसे ही उसने उस घड़े को नीचे उतारा
तो वो भ्रमरा कोच एक साधारण इंसान बन गया। और भ्रमरा कोच के बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार उसके सर से वो मटकी उतर जाए तो फिर भ्रमरा कोच एक साधारण इंसान की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर फिर भी कुछ शक्तियां शेष होती हैं। लेकिन वो फिर किसी इंसान को मार नहीं सकता और वो खुद अपनी मटकी को कभी छू नहीं सकता। वो अपनी मटकी को कभी भी उठाकर अपने सर पर नहीं रख सकता। अगर कोई इंसान उसके सर पर वो मटकी रख दे तो फिर से वो राक्षस भ्रमरा कोच बन जाता है और फिर से उसके अंदर वो शक्तियां वापस आ जाती हैं। लेकिन वो किसान काफी चतुर था। वो किसान पहले से ही भ्रमरा कोच के बारे में सब कुछ जानता था। भ्रमरा कोच ने उसके सामने काफी विनती की, उससे कहा कि उसकी मटकी को उसके सर पर रख दे। लेकिन वो किसान जानता था कि अगर उसने गलती से इस मटकी को उसके सर पर रख दिया तो वो भ्रमरा कोच अपने असली रूप में आ जाएगा और फिर वो भ्रमरा कोच उस किसान को वहीं पर खत्म कर देगा। इसलिए किसान ने उस मटकी को भ्रमरा कोच के सर पर नहीं रखा और भ्रमरा कोच डर के मारे वहां से भाग निकला। फिर वो किसान उस भ्रमरा कोच की मटकी को लेकर अपने घर आ गया और उस किसान ने उस मटकी को कहीं छिपा कर रख दिया। लेकिन इसके बाद अचानक से उस किसान के पास पैसा आने लगा और धीरे धीरे करके वो किसान अमीर होता गया। और कुछ ही सालों के अंदर वो किसान इतना अमीर हो गया कि उसके आसपास के इलाके में उससे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं था। इसके बाद जब गांव वालों को लगने लगा कि शायद कोई गड़बड़ है, इसके पास इतना पैसा कहां से आ सकता है, भला इतना गरीब इंसान अचानक से इतना पैसे वाला कैसे हो सकता है। और फिर काफी सारे गांव वालों ने मिलकर उस किसान से पूछा कि आखिर वो अचानक से इतना पैसे वाला कैसे हो गया। पहले तो उस किसान ने इन बातों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने गांव वालों को बता दिया कि उसका सामना एक भ्रमरा कोच से हुआ था और उसने उसकी मटकी को चुरा लिया है और उसी मटकी की वजह से मैं इतना अमीर हो पाया हूँ। कहा जाता है कि जो भ्रमरा कोच की मटकी होती है उसके अंदर काफी सारी शक्तियाँ होती हैं, इतनी शक्तियाँ कि वो मटकी आपको अमीर बना सकती है। जब उस किसान की ये बातें उन गांव वालों ने सुनी तो गांव वालों ने उस किसान को काफी समझाया कि तुम इस मटकी को कहीं ऐसी जगह पर छुपा दो जहां पर वो भ्रमरा कोच इसे ढूंढ ना सके, क्योंकि अगर एक बार वो मटकी उसके हाथ पड़ गई तो फिर वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा और हो सकता है कि उसके लपेटे में गांव वाले भी आ जाएं। लेकिन उस किसान ने उन गांव वालों की बातों को नहीं सुना। अब उस किसान के पास काफी ज्यादा पैसा था और वो किसान अपने आसपास के लोगों की भी अक्सर मदद किया करता। जब भी किसी को पैसे की आवश्यकता होती तो वो सबसे पहले लोगों की मदद किया करता था और लोगों को पैसे दिया करता। धीरे धीरे करके वो किसान काफी पैसे वाला होता गया और आसपास के गांव में उसकी इज्जत भी बनने लगी थी। वो किसान आसपास के लोगों की काफी मदद किया करता। उस किसान के साथ सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। एक रात की बात है, उस किसान के दरवाजे को रात के समय में किसी ने खटखटाया और जब उस किसान ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस समय बारिश हो रही थी। बूढ़े आदमी ने उस किसान से कहा, सेठ जी, रात हो चुकी है, बरसात भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं पास के ही गांव का रहने वाला हूँ। अपने गांव जाना चाहता था लेकिन बारिश की वजह से जा नहीं पाऊँगा। अगर आप मुझे आज रात अपने घर में शरण दे दें तो आपका बहुत उपकार होगा। उस किसान ने बूढ़े आदमी को अपने घर में रुकने के लिए कह दिया और उस रात वो बूढ़ा आदमी उसके घर में रुक गया। लेकिन जिस बूढ़े आदमी को उस किसान ने रुकने के लिए कहा था वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि वो भ्रमरा कोच था। जब वो किसान और घर वाले सो गए तो रात को उस भ्रमरा कोच ने उस घर के अंदर अपनी मटकी को ढूंढना शुरू कर दिया और वो भ्रमरा कोच रात में मटकी को ढूंढता रहा। लेकिन जब वो मटकी को ढूंढ रहा था तो उसे काफी ढूंढने के बाद भी वो मटकी नहीं मिली और भ्रमरा कोच ने गुस्से में आकर सामान को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। घर में सामान गिरने की आवाजों को सुनकर जब वो किसान उठा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी इधर उधर कुछ ढूंढे जा रहा है और उस बूढ़े आदमी को देखकर वो किसान समझ गया कि ये भ्रमरा कोच है। इन आवाजों को सुनकर उस किसान के घर वाले भी उसके कमरे में आ चुके थे और उनमें एक छोटा सा बच्चा भी था। उस भ्रमरा कोच ने सीधा उस बच्चे को पकड़ लिया और फिर उसने उस बच्चे से पूछा, बता वो मटकी कहाँ रखी है, वरना जान से मार दूंगा तुझे। उस भ्रमरा कोच की ये बातें सुनकर वो बच्चा डर गया
लेकिन वो किसान जानता था कि ये भ्रमरा कोच बस डरा सकता है, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी उस किसान की एक ना चली और भ्रमरा कोच ने उस बच्चे को डरा धमकाकर आखिरकार पूछ ही लिया कि उसकी वो मटकी कहाँ रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या थी। दरअसल वो भ्रमरा कोच अपनी मटकी को अपने हाथों से नहीं उठा सकता, इसलिए उसने उस बच्चे से कहा, ये मटकी मुझे ला कर दे और मेरे सर पर रख, वरना जान से मार दूंगा। उसके पिता ने उसे काफी मना किया था, लेकिन डर की वजह से उस बच्चे ने वो मटकी उठाई और फिर वो भ्रमरा कोच के सर पर रख दी। और जैसे ही वो मटकी भ्रमरा कोच के सर पर रखी गई तो भ्रमरा कोच अपने असली रूप में आ गया और उसने गुस्से में आकर उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया और उसके घर में आग लगा दी। जब लोगों ने रात में उस घर को जलते हुए देखा तो गांव वाले समझ गए कि आखिर ये किसका काम हो सकता है, क्योंकि गांव वालों ने पहले ही उस किसान को काफी बार चेतावनी दी थी, लेकिन वो किसान नहीं माना। उस लड़के की ये कहानी सुनकर बब्बन तांत्रिक समझ चुका था कि आखिर एक भ्रमरा कोच को कैसे हराया जा सकता है और कैसे उसके साथ धोखा किया जा सकता है। बब्बन तांत्रिक ने उस लड़के से कहा कि कैसे भी करके मुझे उसकी वो मटकी उतारनी है। बब्बन की ये बात सुनकर उस लड़के ने बताया कि भ्रमरा कोच की मटकी को उतारना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भ्रमरा कोच हमेशा अपनी मटकी की तरफ देखता रहता है। उस किसान ने न जाने कैसे पर वो मटकी उतार ली थी, लेकिन तुम ये कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रह्म कोच के सर से उसकी मटकी को उतार पाना इतना भी आसान नहीं है। उसे उतारने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा कार्य करना होगा। तुम्हें कैसे भी करके एक ऐसी शक्ति को प्रसन्न करना होगा जो कि ब्रह्म कोच का कुछ समय के लिए सामना कर सकती है, और जब वो ब्रह्म कोच का सामना कर रही होगी उस समय पर तुम पीछे से जाकर ब्रह्म कोच की वो मटकी उतार सकते हो। तब बब्बन तांत्रिक ने उस लड़के से पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि ब्रह्मकोच जैसे दानव का सामना कर सकती है। और तब उस लड़के ने बताया, याच एक ऐसी शक्ति है जो कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन ब्रह्मकोच का सामना कर सकती है। और फिर बब्बन के पूछने पर उस लड़के ने बताया कि याच एक ऐसी आत्मा होती है जो कि सियार की तरह दिखाई देती है और ये हमेशा एक झुंड बनाकर रहती है, और इस झुंड के अंदर एक याच होता है जिसने अपने सर पर एक टोपी पहनी होती है। ये लाल कलर की टोपी होती है और माना जाता है कि इस टोपी के अंदर काफी सारी शक्तियां होती हैं, और इस टोपी की वजह से ही याच काफी शक्तिशाली होता है। अगर तुम कैसे भी करके याच को खुश कर पाओ तो फिर तुम सामना कर पाओगे उस ब्रह्मकोच का, क्योंकि याच कुछ समय के लिए ब्रह्मकोच को रोक सकता है, उससे सामना कर सकता है, और इन दोनों के बीच एक आपसी रंजिश भी होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के इलाके में एक समय पर कभी नहीं आते। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस लड़के से पूछा कि आखिर उसे याच मिल कहाँ सकते हैं। तब उस लड़के ने बताया कि जहाँ पर वो ब्रह्मकोच होता है वहीं पर याच भी होते हैं। ब्रह्मकोच शिकार करने के लिए गांव के अंदर रात के समय में तूफान लेकर आता है, लेकिन जब वो तूफान लाता है तो उसी समय पर वो याच उस गांव के अंदर आ जाते हैं ताकि वो लोगों की सुरक्षा कर सकें। इसके बाद बब्बन ने उस लड़के से कहा कि मैंने भी एक बार ऐसे ही सियारों को खड़ा हुआ देखा था जब तूफान आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ही याच थे। और बब्बन की ये बात सुनकर उस लड़के ने बब्बन से कहा, बस हो गया तुम्हारा काम, तुम्हें कैसे भी करके उन्हीं याच को खुश करना होगा। उस लड़के की ये बातें सुनकर बब्बन को समाधान मिल चुका था इस समस्या का, उस ब्रह्मकोच से लड़ने का। अब बब्बन तांत्रिक तेजी से भागा उस गांव की ओर जहां गांव वालों के ऊपर उस ब्रह्मकोच का खतरा मंडरा रहा था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक रात के लगभग 9 बजे के आसपास उस गांव के अंदर जा पहुंचा और बब्बन ने उन गांव वालों को पूरी बातें बताईं। पहले तो वो गांव वाले बब्बन को पीटना चाहते थे, लेकिन बब्बन ने जब उनको समझाया कि उसको समाधान मिल चुका है तो गांव वालों ने भी बब्बन का साथ निभाया। और इसके बाद जैसे ही रात में 11 बजे के आसपास तूफान आया तो बब्बन तांत्रिक उसी गांव के अंदर छुपकर बैठा हुआ था। तूफान के आते ही कुछ याच यानी सियार जैसे दिखने वाले कुछ अजीब से जानवर उस गांव के घरों के आसपास आकर खड़े हो गए, और बब्बन तांत्रिक को जैसे ही वो याच दिखाई दिया जिसने अपने सर पर लाल कलर की वो टोपी पहन रखी थी,
तो बब्बन तांत्रिक समझ चुका था कि यही वो याच है जो कि उस ब्रह्म कोच का सामना कर सकता है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक घर से बाहर निकला और भागकर उस याच के चरणों में जा गिरा। बब्बन तांत्रिक उस याच के चरणों में लेट गया था और बब्बन ने रो रो कर उस याच को पूरी कहानी सुनाई। बब्बन की कहानी सुनने के बाद याच ने बब्बन से कहा कि मैं भी इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कोई इंसान मेरा साथ दे और मैं उस ब्रह्म कोच को खत्म कर सकूं। तुम्हारा नाम क्या है? तब बब्बन ने उसको नाम बताया। बब्बन 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 नाम है मेरा। महान तांत्रिक हूँ मैं, लेकिन आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और बब्बन की बातें सुनने के बाद वो याच भी बब्बन से खुश हुआ और बब्बन का साथ देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस याच ने बब्बन से कहा था कि हम कुछ समय के लिए ही उस ब्रह्म कोच को रोक सकते हैं, लेकिन जब तक मेरी और उस ब्रह्म कोच की लड़ाई चल रही हो उस समय तुम पीछे से आकर उसके सर से वो मटकी उतार लेना, क्योंकि अगर तुमसे थोड़ी भी गलती हुई और उस ब्रह्म कोच ने मुझे हरा दिया तो आज रात ही वो इस पूरे गांव को खा जाएगा और साथ ही तुम्हें और मुझे भी खा जाएगा। हम ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय तक हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। और बब्बन तुम्हारे पास बस इतना ही समय है उस याच के सर से वो मटकी उतारने का। अभी बब्बन और याच के बीच ये बातें चल ही रही थीं कि तभी अचानक से तूफान बंद हो गया। और तूफान बंद होते ही बब्बन को ये समझ आ चुका था कि अब वो ब्रह्म कोच आने ही वाला है। और इतने में ही दूर से गांव की तरफ एक आग बढ़ती हुई नजर आई। बब्बन तांत्रिक और वो याच ये देखकर समझ चुके थे कि ब्रह्म कोच आ चुका है। और फिर बब्बन तांत्रिक एक जगह पर जाकर छिप गया। और जैसे ही वो ब्रह्म कोच गांव के अंदर आया तो याच और उसका पूरा झुंड उसके सामने खड़ा हो गया। ये देखकर वो ब्रह्म कोच जोर जोर से हंसने लगा और उसने याच के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इधर से याच शक्तियां मार रहा और उधर से ब्रह्म कोच, दोनों के बीच शक्तियों की लड़ाई हो रही थी। और इसी बीच बब्बन तांत्रिक चुपके से उस ब्रह्म कोच के पीछे चला गया। और जब उस याच और ब्रह्म कोच के बीच लड़ाई हो रही थी तो बब्बन तांत्रिक ने बड़ी ही चालाकी से छलांग लगाकर उस ब्रह्म कोच के सर से वो मटकी उतार ली। और जैसे ही बब्बन ने मटकी उतारी तो वो ब्रह्म कोच एक साधारण इंसान बन गया। और फिर वो याच बब्बन से रो रो कर कह रहा कि मुझे अपनी मटकी दे दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाऊंगा। लेकिन बब्बन तांत्रिक उसकी इन चालों को पहले से ही जानता था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस मटकी को जमीन पर रखा और उस ब्रह्म कोच के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। बब्बन तांत्रिक उस ब्रह्म कोच पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से बब्बन तांत्रिक की इतनी पिटाई जो हुई थी। अब बब्बन तांत्रिक उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन वो ब्रह्म कोच बब्बन से मुक्का खाने के बाद समझ गया कि ये टकला आज मुझे छोड़ने नहीं वाला। और इसके बाद उस ब्रह्म कोच ने सीधा वहां से भागना शुरू कर दिया। बब्बन तांत्रिक भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन बब्बन के पास वो मटकी थी। बब्बन ने उन याचों को वो मटकी दी और उनसे कहा कि कभी भी इस मटकी को इस ब्रह्म कोच के हाथ मत लगने देना। उन याचों ने भी बब्बन से कहा कि अब ये मटकी हमारे पास आ चुकी है, अब चाहकर भी ये ब्रह्म कोच हमसे ये मटकी नहीं चुरा सकता और आज से ये ब्रह्म कोच हमेशा हमेशा के लिए एक साधारण इंसान बनकर रहेगा। अब जाओ, ये एक साधारण इंसान है, तुम्हें इसके साथ जो करना है कर लो। गांव पूरा सुरक्षित है और ये मटकी अब हमारे पास है। और उन याच की ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक भागा सीधा उस ब्रह्म कोच के पीछे। बब्बन के हाथों में एक लाठी थी और बब्बन तांत्रिक भागते भागते उस ब्रह्म कोच के ठीक पास जा पहुंचा। और फिर बब्बन तांत्रिक उस लाठी से ब्रह्म कोच को मारे जा रहा। ब्रह्म कोच भागे जा रहा, बब्बन तांत्रिक मारे जा रहा। मार मार कर उसका भुर्ता बना दिया था बब्बन तांत्रिक ने। बब्बन ने उस ब्रह्म कोच को काफी दौड़ाया था और वो ब्रह्म कोच भागता भागता उसी कुटिया के अंदर जा पहुंचा जहां पर वो लड़का रहता था, जिसने बब्बन तांत्रिक को उस ब्रह्म कोच के बारे में सब कुछ बताया था। उस ब्रह्म कोच को देखकर वो लड़का भी समझ चुका था कि ये ब्रह्म कोच है और उसने भी कुटिया के अंदर ब्रह्म कोच को बंद कर दिया। और अब बब्बन तांत्रिक और वो लड़का उस कुटिया के अंदर थे। अब बब्बन तांत्रिक लाठी से उसे मार रहा और वो लड़का लात घूंसों से। बब्बन तांत्रिक और वो लड़का पूरी रात उस ब्रह्म कोच को पीटते रहे, लेकिन जैसे ही सुबह होने वाली थी
तो वो ब्रह्मकोच बब्बन तांत्रिक से गिड़गिड़ाने लगा और फिर बब्बन तांत्रिक ने उस ब्रह्मकोच से कहा, छोड़ दूंगा तुझे, लेकिन तुझे बस मेरी 1-2 लाठियां और खानी पड़ेंगी। और फिर बब्बन ने उसके पिछवाड़े पर 4-5 लाठियां मारी थीं और फिर उस ब्रह्मकोच से कहा, जा ब्रह्मकोच जा, जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन याद रखना जीवन में कभी बब्बन के सामने मत आना, क्योंकि बंदूक से निकली हुई गोली क्रिकेट के ग्राउंड पर कोहली और बब्बन तांत्रिक की बोली, इन तीनों को सहन करने का दम किसी के पिछवाड़े में नहीं है। और वो ब्रह्मकोच रोते चीखते चिल्लाते वहां से भाग कर गया था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस लड़के से पूछा कि आखिर तुमने मेरी इतनी मदद की है, तुम्हें इस ब्रह्मकोच के बारे में इतनी जानकारियां थी, कौन हो तुम, क्या करते हो? तब उस लड़के ने बताया कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, एक सीक्रेट डिटेक्टिव, ऐसा डिटेक्टिव जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैं भी भूत प्रेतों के केसों को सॉल्व करता हूँ और ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था। वो केस एक छलावे का था, लेकिन वो छलावा काफ़ी ज़्यादा शातिर था। कमीने ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर कई लोगों से पिटवाया और फिर उसने मुझे वहाँ से चोरी का इंजाम लगा के भगवा दिया। मैं चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। मैं बस एक डिटेक्टिव था और इसलिए मेरे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं थे। अगर मेरे पास मंत्र होते तो मैं उस छलावे का सामना कर पाता, क्योंकि बिना मंत्रों के छलावे का सामना एक डिटेक्टिव नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूँ एक ऐसे तांत्रिक को जो कि मुझे मंत्र तंत्र सिखा सके, क्योंकि अगर मेरे पास मंत्र तंत्र भी आ गए तो डिटेक्टिव तो मैं पहले से हूँ ही। मैं भूत प्रेतों की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उनकी लंका लगा दूंगा। तब बब्बन तांत्रिक ने मुस्कुराकर उस डिटेक्टिव से कहा, नेकी और पूछ, जिस तांत्रिक की तुम्हें तलाश है वो तांत्रिक मैं ही हो सकता हूँ। मेरा नाम बब्बन है, बब्बन द महान तांत्रिक। जिस छलावे की तुम बातें कर रहे हो, उन छलावों को कई बार धूल चटा चुका हूँ। ऐसे ऐसे भूत प्रेतों का सामना किया है जिनके सामने जाकर तुम्हारी तो क्या, अच्छे तांत्रिकों की भी रूह कांप जाए। लेकिन मैं रोज ऐसे भूत प्रेतों का सामना करता हूँ। वो छलावा तो क्या, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं खुद सिखाऊंगा तुम्हें वो मंत्र जिनकी मदद से तुम भूत प्रेतों और छलावों पर काबू कर पाओगे। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें भी मेरे साथ काम करना होगा और तुम्हें अपना डिटेक्टिव पना मुझे भी सिखाना होगा। दरअसल मैं बुद्धि से थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। मंत्र तो आते हैं, लेकिन अगर मेरी बुद्धि थोड़ी सी तेज हो जाए तो फिर मैं भूत प्रेतों का क्या कर सकता हूँ, ये शायद कोई नहीं जानता। और तब बब्बन तांत्रिक ने उस डिटेक्टिव को भी अपने साथ रख लिया और अब बब्बन तांत्रिक के साथ मिलकर वो डिटेक्टिव सामना करेगा उस छलावे का। लेकिन इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस डिटेक्टिव से उसका नाम पूछा, अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तब उस डिटेक्टिव ने अपना नाम बताया, छेनू द डिटेक्टिव।